सो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने फॉर्म प्रूफ कर दिया था, व्हीटस्टोन ब्रिज की डिफरेंट फॉर्म्स कर ली थी, है ना। सो अभी जरा डिफरेंट फॉर्म्स में एक दो फॉर्म्स और रह गए हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, different forms of Wheatstone bridge. ये कंप्लीट नहीं हुआ था, अब इसमें एक आध फॉर्म्स और है। कितनी फॉर्म्स करा दी थी मैंने? 3 करा दी थी। चार फॉर्म्स करा दी थी। ठीक, एक दो फॉर्म्स और रहती हैं, उससे भी वाइंड अप कर लेते हैं। सो ये R1, R2, R3, R4, R5, दिस इज ए। हाँ जीशान, हो गया था पता है, लेकिन बस इसी से बाकी चीजें बनती है, ABCM। अब इससे आप एक फॉर्म और ड्रॉ कर सकते हैं इसी को वायर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप एक स्ट्रक्चर और बना सकते हो। देखो यही व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। सो देखिए, ये सेल कहाँ कनेक्टेड है? ए और सी के बीच में। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी। इन बिटवीन ए एंड सी आपने सेल कनेक्ट कर दिया। सेल कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। दिस इज पॉइंट ए, ये सी हो गया, इसे आप बी समझिए और ये पॉइंट डी हो जाएगा। अब रेजिस्टर्स लगाना शुरू करो। तो देखो बी और ए के बीच में, ए और बी के बीच में R1 है, दिस इज R1। डी और ए के बीच में, ए और डी के बीच में R3 है। इन बिटवीन डी एंड ए एक रेजिस्टेंस है विच इज R3। बिटवीन बी एंड सी एक और रेजिस्टेंस है विच इज R2। बिटवीन डी एंड सी एक और रेजिस्टेंस है विच इज R4। बी और डी के बीच में R5। तो अगर ऐसा भी सर्किट दे रहा है आपको, इट्स व्हीटस्टोन ब्रिज, ये और ये दोनों एक ही चीज है, तो आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, सेम रिजल्ट है। एक और फॉर्म देखिए, इसी को आप एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इससे ये फॉर्म बना रहा हूँ, ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को ए कह दिया। ए से एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है बी तक। देखो तो ये ए है और ये पॉइंट बी है। इसे बी कहते हैं, इसे सी कहते हैं और इसको डी कहते हैं। तो देखिए ए और डी के बीच में एक रेजिस्टर है R3, तो ए और डी के बीच में एक R3 कनेक्ट कर दिया। इन बिटवीन ए एंड डी एक रेजिस्टेंस है R1, सो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस R1 लगा दिया। अच्छा मैंने गलती से कैपेसिटर लगा दिए, रेजिस्टेंस लगा।
ये सब कुछ मैं आपको कैपेसिटर के साथ ऑलरेडी एक बार करा चुका हूँ। दिस इज ए, दिस इज सी, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी। तो देखना शुरू करो, ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज R3। इन बिटवीन ए एंड डी एक रेजिस्टेंस R3 कनेक्ट। ए और बी के बीच में R1 है, इन बिटवीन ए एंड बी इट्स R1। बी और डी के बीच में R5 है, इन बिटवीन बी एंड डी इट्स R5। डी और सी के बीच में R4 है, डी और सी के बीच में R4। बी और सी के बीच में R2 है। सेम सर्किट। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है और सारी फॉर्म्स बोर्ड्स में कभी ना कभी आ चुकी है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे याद है शायद ये लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। सो हैं सब व्हीटस्टोन ब्रिज, सब में बैलेंसिंग कंडीशन चेक करोगे, सॉल्व वैसे ही करोगे जैसे हमने इस पर्टिकुलर को किया था। इतना लिख लीजिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर कुछ और देखते हैं। भाई इतना हो जाए मुझे बताइए, फिर एक आध सर्किट और देखना है, फिर लास्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स, करंट खत्म। निशान, अमार, हुआ इतना? चलिए इसे रब करते हैं। मुझे जरा याद दिलाओ, हमने सीखा था ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग किरचॉफ लॉ। यूजिंग किरचॉफ लॉ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं सीखा था हमने। बताओगे जरा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मुझे आंसर्स देखें सबके कि याद है आप लोगों को। यूजिंग किरचॉफ लॉ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है? सबके आंसर्स आने चाहिए। आयशा का ठीक है, नायला ठीक का बता रही है, फायका, नवेद, शिबा। हाँ जी, आपको टोटल ईएमएफ और टोटल करंट का रेशियो लेना होता है, वो रेशियो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देगा। जैसे ये सिस्टम दिया है आपको, ये क्यूब दिया होगा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये डी हो गया, ये ई हो जाएगा, एफ, जी, एच। हर आर्म में एक रेजिस्टर है विच इज आर। हर आर्म का रेजिस्टेंस आर है। हर साइड का आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है।
ये जो पॉइंट ए और जी हैं इनके बीच में आपसे पूछता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो आपने ए और जी के बीच में सेल कनेक्ट कर दिया। सो आपको कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस डायगोनल, that is in between A and G. नहीं आयान, सेकंड टॉपिक है आज का। सेकंड, ए और जी के बीच में आपको रेजिस्टेंस चाहिए। ये सेल आपने अपनी मर्जी से कनेक्ट किया है, सेल ही। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, देखो सेल से कुछ करंट बाहर जाएगा आई, जो करंट बाहर जाएगा वो करंट एंटर भी करेगा। तो सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ई बाय आई। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि किसी तरह से आप इस आई को कैलकुलेट करें। तो जरा देखिए, यहाँ करंट का डिवीजन देखो, इस पॉइंट तक जो करंट आएगा दैट करंट इज आई। यहाँ अगर देखो जरा करंट के पास कितने पाथ है, तो ये डिवीजन मेरे साथ करना, वरना ये समझ में नहीं आएगा आपको। इस ए पॉइंट पर आने के बाद करंट के पास कितने पाथ हैं, चेक करो सब। हाँ जी, 3 पाथ हैं ए पॉइंट के बाद। क्या तीनों पाथ आइडेंटिकल है? मीन्स क्या तीनों पाथ में रेजिस्टेंस सेम है? चेक करिए, क्या ये तीनों आइडेंटिकल पाथ हैं? यस, तीनों में रेजिस्टेंस सेम है। तो ये करंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा। यहाँ आई को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है, I/3। यहाँ भी I/3 जाएगा और यहाँ भी I/3 जाएगा। यहाँ तक बताइए, क्लियर है? ये क्लियर हुआ सबका? अब डी पॉइंट में देखो कितना करंट एंटर कर रहा है। I/3 है ना, I/3 एंटर कर रहा है। यहाँ तक देखो, I/3 एंटर कर रहा है। डी पॉइंट के बाद कितने पाथ हैं जरा चेक करो। पॉइंट डी के बाद कितने पाथ हैं जरा चेक कीजिए, कितने पाथ हैं डी पॉइंट के बाद। क्या दोनों आइडेंटिकल? दोनों पाथ हैं, दोनों आइडेंटिकल। तो चार्ज दो इक्वल, ये करंट I/3 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। I/3 का हाफ ले लो, I/3 का हाफ विल बी I/6, I/3 का हाफ विल बी I/6। अब यहाँ बी पॉइंट पर देखिए, I/3 एंटर कर रहा है। बी के बाद कितने पाथ नजर आ रहे हैं आपको? भाई ये मेरे लिए शुरू से रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं अटक रहे हैं तो उसी पॉइंट पर पूछ लीजिएगा। बी पॉइंट के बाद फिर दो पाथ है, तो करंट फिर से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो I/3 का हाफ यहाँ जाएगा, I/3 का हाफ यहाँ जाएगा। मीन्स I/6 ये है और I/6 ही होगा। I/3 आया ई पॉइंट तक। ई पॉइंट के बाद बताइए कितने पाथ हैं फिर से। सो ये I/3 एंटर कर रहा है ई पर, फिर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इट्स I/6, इट्स I/6। अभी जो एफ पॉइंट है, इस एफ पॉइंट में देखो I/6 ई से एंटर कर रहा है, I/6 बी से एंटर कर रहा है। एफ पॉइंट के लिए देखो I/6 और I/6 एंटर कर रहा है, ऐड कर कर कितना हो जाएगा? दो करंट एंटर कर रहे हैं ना, बी से I/6 और ई से भी I/6। I/6 प्लस I/6 कितना हो जाएगा? I/3। ऐसी एच पॉइंट पर देखो, जरा ढूंढो कितने करंट एंटर कर रहे हैं।
एच पॉइंट पर ढूंढना शुरू करो। एच पॉइंट पर कितने करंट है जो एंटर कर रहे हैं। दो करंट, एक ई से एंटर कर रहा है, एक डी से एंटर कर रहा है। तो I/6 फिर एंटर कर रहे हैं, तो I/6 और I/6 ऐड कर कर दोबारा से I/3 हो जाएगा। जरा सी पॉइंट पर देखो कितने करंट एंटर कर रहे हैं। I/6 बी से, I/6 डी से, तो I/6 कंबाइन कर कर I/3 हो जाएगा। जी पॉइंट में देखिए, I/3 एफ से एंटर कर रहा है, I/3 एच से एंटर कर रहा है, I/3 सी से एंटर कर रहा है। तो जरा कंबाइन करना, I/3 कंबाइन कर कर कितना हो जाएगा। निशान ऐड करो, I/3 ऐड होकर कितना हो जाएगा। 3I/3 है ना, दोबारा ऐड होकर कितना आ गया, आई आ गया। सो आई करंट बाहर गया और सारे डिविजन्स के बाद दोबारा से करंट आई ही एंटर करिए। आई होगा ना, तीन आई है, I/3, 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 3I/3 होता है। तो ये तो हो गया करंट का डिवीजन। पहले आप इतना काम करो, ये डिवीजन खुद करो, फिर हम आगे बढ़ें। सी में भी तो करंट एंटर करेगा। हाँ, सी में कर तो रहा है हमारा, देखो बी से आ रहा है I/6, डी से आ रहा है I/6, तो I/6 कंबाइन होकर I/3 हो गया हमारा। तो इतना लिख लीजिए, ये हो जाए तो बताइए। चलो भाई, सबने लिख लिया, अब सुनिए जरा आगे क्या करना है। अब ये जी हो गया, इस पॉइंट को P कह दो, इसे Q कह दो, इसे R कह दो। ये जो लूप है ना, देखो नीचे वाला ABCGPQR, ये जो लूप है ADCGPQRA, इस लूप में आप लोग खुद जरा किरचॉफ लॉ अप्लाई कीजिए। अप्लाई करो जरा किरचॉफ लॉ। इक्वेशन लिखो, फिर मैं इक्वेशन लिखूंगा।
भाई जब इसमें आप किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लें तो मुझे बताइएगा जरा। किरचॉफ लॉ से इक्वेशन बनाइए। किरचॉफ लॉ सबको अप्लाई करना आता है। भाई देखो आयशा का आ गया। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। ए से डी जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में, तो -I/3R। डी से सी जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में, चेक करो जरा अपनी इक्वेशन, I/6R। सी से जी जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में, I/3R। फिर तुम लोअर से हायर हो गए, राइज, E = 0। इन सारे नेगेटिव वालों को राइट में, ये हो जाएगा -IR/3 -IR/6 -IR/3। इन्हें जब ऐड करोगे 225 -5IR/6 प्लस E = 0। आपको I निकाल, इसे राइट में ले जाइए सब। सो E इज 5I/6R। तो यहाँ से आप आसानी से I कैलकुलेट कर सकते हैं। I आ जाएगा 6/5 E/R। अब अगर करंट आ गया तो R इक्विवेलेंट आसान काम है। R equivalent is total EMF divided by total current. R equivalent is the ratio of total EMF by total current. So total EMF is E. Total current is 6E/5R. So R equivalent is 5R/6. इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ो और बताइए मुझे इसमें अगर कोई डाउट रह गया। भाई ये क्लियर है या कोई डाउट है इसमें किसी का? चलिए भाई, ये आखिरी क्वेश्चन था किरचॉफ लॉ पर। इसके साथ किरचॉफ लॉ खत्म हो। IV नहीं आया ईशान, समझ में नहीं आया मुझे आपका क्वेश्चन, एक बार और बताइए। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है निशान। P से Q के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। फायदा बड़ा लूप मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हमें एक ऐसा लूप लेने की जरूरत होती है जिसमें ये सेल आ रहा हो। वो लूप हम जरूर लेते हैं जिस लूप में सेल हो, इसलिए। अगर आप यहाँ लूप ले लोगे, इसमें सेल नहीं है, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। उस लूप की जरूरत पड़ेगी जिसमें सेल होगा।
ताकि आप ईएमएफ और करंट का रेशियो ले पाए। फायदा, आपका क्वेश्चन था ना बड़ा लूप क्यों लिया, रीजन ये है कि इस लूप में सेल है, हम हमेशा वो लूप प्रिफर करते हैं जिस लूप में सेल आ रहा है। चलिए इसे हम रब करते हैं फिर। अब इसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है, प्रॉब्लम्स ऑन सिमेट्री। हालांकि ये प्रॉब्लम्स ऑन सिमेट्री सीबीएसई सिलेबस में नहीं होता, बट कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन इस पर दिख जाता है। तो देखो सिमेट्री से हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जाम्पल से चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर सर्किट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए सर्किट दिया हुआ है, वो आपसे कहता है इस पर्टिकुलर सर्किट में आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट की। इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए। सो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, एक तो ये है कि आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, करंट का डिवीजन लो, टोटल करंट कैलकुलेट करो, ईएमएफ और करंट का रेशियो लेकर आओ। इट्स अ वेरी लेंथी मेथड। कुछ डायरेक्ट मेथड्स देखो, यहाँ पर एक पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, ये करंट है ना, करंट ऐसे जाएगा और ऐसे बाहर आ जाएगा। करंट के डायरेक्शन के पैरेलल में एक एक्सिस ले रहा हूं। अब कंडीशन ये है कि एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे मिरर इमेजेस होनी चाहिए। कंडीशन है सर्किट on both sides of axis should be mirror image। तो अगर ये एक्सिस है, इसके दोनों साइड जो सर्किट होगा वो एक दूसरे की मिरर इमेज होगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के इक्वल। इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढना है। एक्सिस सिमेट्री मींस आप करंट के पैरेलल एक एक्सिस लो, और तरीका ये होगा कि ऊपर और नीचे वाला पोर्शन एक दूसरे की मिरर इमेज बनना चाहिए, कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन देखो 10 10 5 और 10 10 5 एक दूसरे की मिरर इमेज। तो ये जो मैंने एक्सिस लिया है x1 x2, दिस इज पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ तक बताइए मुझे, क्लियर है इतना? निशान, फायका, अमार, रेशम, शाहीन, आयशा, आमिर। अच्छा, अब अगर ये मिरर इमेज है, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, तो ये इस पॉइंट को अगर मैं ओ कह दूं,
तो याद रखिएगा, अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है देन करंट डज नॉट डिवाइड एट ओ। पता यहाँ कोई सीरीज कोई पैरेलल नहीं है, आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे कहीं, कोई बिल्कुल किरचॉफ लॉ की तरह, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कोई सीरीज कोई पैरेलल नहीं मिलेगा। करंट डिवाइड नहीं करेगा, देखो 10 और 10 सीरीज नहीं है क्योंकि करंट डिवाइड कर जाएगा। ये 10 और 10 भी सीरीज नहीं है, ना ये पैरेलल मिलेगा। तो यहाँ आसानी ये हो जाएगी इस सर्किट में कि आप इसे बीच से ब्रेक कर दो। देखो अब कितना इजी सर्किट हो जाएगा। अब देखो, अब ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा ओ पॉइंट पर, जब करंट डिवाइड नहीं हो रहा इट मीन्स ऐसे आया करंट और ऐसे चला गया, यहाँ भी ऐसे गया और ऐसे नीचे चला गया, यहाँ कोई डिवीजन नहीं हुआ। तो ये पॉइंट कुछ भी नहीं कर रहा है, इसे ब्रेक कर दो, सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, इसे ब्रेक कर दो। अब बताओ जरा, सीरीज और पैरेलल दिख रहा है? इसको मैं आगे R1 कहता हूँ, इसे मैं R2 कहता हूँ, इसे मैं 3 कह रहा हूँ, 4 5 6। अब बताओ कुछ सीरीज दिख रहा है? देखिए अब क्या होगा 2 और 3 सीरीज में, 2 और 3 सीरीज में, तो आप R2 3 लिख सकते हैं। R2 3 हो जाएगा R2 + R3, इट्स 10 + 10 विच इज 20। 1 और 2 3 पैरेलल में, 2 3 और 1 अगर पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा R1 2 3 विल बी R1 R2 3 by R1 + R2। R1 कितना है 5, R2 3 20, 5 + 20, सो R1 2 3 आ गया 100/25 विच इज 4। अच्छा बताओ नीचे वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? नीचे वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सेम आएगा? सेम मिलेगा। तो देखो अब आप इस सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं कि 4 ओम का ऊपर हो गया और 4 ओम नीचे आ गया पैरेलल, और उसके साथ एक सेल कनेक्ट कर दिया। 4 और 4 का पैरेलल कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इन्हें कहते हैं सर्किट्स जो सिमेट्री से आप सॉल्व करो। देखकर शायद आपको सीरीज एंड पैरेलल कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गया तो उसे ब्रेक कर दो, फिर आसानी से सॉल्व हो जाए। इतना लिखिए, फिर एक सर्किट और सॉल्व करो।
इतना लिख लीजिए, फिर एक और सर्किट सॉल्व करें। भाई इतना हो जाए बताओ प्लीज मुझे, तो इसको रख करता हूँ। नवेद, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज स्कूल सिलेबस में नहीं होता, और ये बैच स्ट्रिक्टली सीबीएसई और स्कूल सिलेबस के लिए, तो वो एक्सटेंडेड वगैरह तो मैं इस बैच में डिस्कस नहीं करता। वो सब करना है तो बैच अलग है। सिलेबस बैचेस के अकॉर्डिंग होता है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, एक और करो सिमेट्री पर, एक प्रॉब्लम सिमेट्री पर और देखिए। है तो थोड़ी लेंदी, लेकिन अगर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आया आपको तो आपसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए।
इसे सॉल्व कीजिए, पैरेलल एक्सेस ढूंढिए, यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा ये। आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, जैद का कुछ आंसर आया। जैद एक बार, जैद गड़बड़ है कुछ, चेक करो एक बार और। जैद गलत आ रहा है। रेहान तुम्हारा भी गड़बड़ है। शाहीन का सही आ रहा है। रेशम तुम्हारा भी गलत है। जैद, नवेद, जैद, रेहान और रेशम तीनों का गलत आ रहा है। शाहीन का सही है। और लोग ट्राई कीजिए। देखो, अगर किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, ये करंट है ना, यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ लीव कर जाएगा। ये एक एक्सिस देखो, जैसा सिस्टम इस एक्सिस के ऊपर है, एग्जैक्टली सिस्टम इस एक्सिस के नीचे भी है। जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है। इसे आप कह सकते हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो देखिए जरा कुछ टर्म्स देखिए। दिस इज वन, दिस इज टू, रजिस्टर्स को नाम दे रहा हूँ, 3, 4, 5। जैद गलत है तुम्हारा। नवेद तुम्हारा भी गलत है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 रजिस्टर्स है। यहाँ कोई करंट का डिवीजन नहीं हो रहा, तो इसे मैं ब्रेक कर देता
मैं ब्रेक कर कर यहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा हो गया, ये यहाँ से पॉइंट का कांटेक्ट हो गया। मुझे बताइए इस स्टेप तक क्लियर है सबका?11R/3 का। मुझे ये स्टेप बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबका? अमार, रेशम, नवेद, जीशान, ये समझ में आया कैसे ब्रेक किया ऐसे? चलो रेशम, अब बताओ मुझे, कहीं कुछ सीरीज और पैरेलल दिख रहा है? रेशम, कहीं कुछ सीरीज और पैरेलल दिख रहा है? देखिए 7 और 8 सीरीज में, 4 और 3 सीरीज में। ऊपर का सॉल्व कर लेता हूं, जैसा ऊपर का होगा वैसे नीचे का होगा। 3 और 4 सीरीज में, सो मैंने R3 4 ले लिया, विच इज R+R, विच इज 2R। नाइला गलत है। अब ये बताओ, ये 3 4 के साथ ये R कैसा है? R3 4 और 2 कैसे कनेक्टेड है? R3 4 एंड R2 ये कनेक्टेड है पैरेलल में। सो आप लिख सकते हो R2 3 4, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा R × 2R बाय R+2R। तो ये आ गया 2R² / 3R, कैंसिल हो। सो R2 3 4 आ गया 2R/3। R2 3 4। अब ये देखो, ये जो 1 है और ये पूरा R2 3 4, और ये इसे कुछ और कहना पड़ेगा ना, 5 कह देते हैं। 1, ये पूरी टर्म, 2 3 4 और 5 कैसे कनेक्टेड है सर? निशान, R1, R2 3 4 और R5 कैसा कॉम्बिनेशन है इन सबका? तुम लोग आंसर नहीं देते। ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप R1 2 3 4 5 इन सबका सीरीज कॉम्बिनेशन ले लो। सो इट्स R1 प्लस R2 3 4 प्लस R5। R1 is R, R2 3 4 is 2R/3 plus R5 is R. So this is 8R/3. अब देखो, जैसे ऊपर है वैसा नीचे होगा, तो इसे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 8R/3। ये देखो R और R 2R हो जाएगा, ऐसे ही 8R/3 नीचे आ जाएगा, तीनों पैरेलल में। 1/R इक्वलेंट आ जाएगा 3/8R प्लस 1/2R प्लस 3/8R। एलसीएम आ गया 8R, 3 प्लस 4 प्लस 3, 10/8R। सो R इक्वलेंट आ गया 8R/10, 0.8। इतना लिख लीजिए।
रब कर दूं अगर इतना हो गया? लिखिए लिखिए, इतना लिखिए। अरमान जीशान हो जाए तो बताइएगा मुझे। ओके, अभी कुछ लोग कर रहे हैं, उन्हें करने दो, एक आध क्वेश्चन और है। करंट में बस अब रहता है मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। सो होपफुली ट्यूसडे तक ये वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम नंबर ऑफ क्लासेस कम कर सकते हैं। अब मैं तो वीक में 2 क्लासेस लेता था लास्ट ईयर तक, इस साल 4 कर दिए। सिलेबस भी इस साल बहुत कम हो गया, तो अब नंबर ऑफ क्लासेस कम कर सकते हैं, टेस्ट बढ़ा सकते हैं। एक क्लास कम कर कर टेस्ट बढ़ा देंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। चलो अमार, मैं रब कर रहा हूँ। ये सर्किट सॉल्व करूँगा। चलिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए अक्रॉस ये। सॉल्व करिए, बताइए क्या आ रहा है रिजल्ट। आंसर चाहिए मुझे इसके, सॉल्व करिए। अरे कैलकुलेट करो भाई। निशान का आया 5 आर। ओके, चलो निशान, और लोग ट्राई करने दो एक बार। जैद का आ रहा है R/2। ओके, अब जब एक एक बार ट्राई कर लिया है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो लास्ट फॉर्म बनाई थी,
ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसको ऐसे बना सकते हो तुम, सारे रजिस्टर सेम है। किसी एक का भी अब तक ठीक नहीं है आंसर। ये जो ऊपर सर्किट बनाया है ये बेसिकली ये वाला सर्किट है, अभी सिखाया था मैंने तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज में। हाँ, रेहान का अब ठीक है। ये पॉइंट ए है और इसे बी कह दिया। अब करो सॉल्व। रेहान का एक सही है, बाकी सब गलत कर रहे हैं। नायला, जैद कब ठीक आया। करो, अब तो सॉल्व हो जाएगा, अब तो इजी है। अम्मा गलत है, नवेद का ठीक आ रहा है। निशान, अब कोशिश करो इसे व्हीटस्टोन ब्रिज से लो, ट्राई करो। रेशम, शाहीन, फायका, आयशा, अयान, आमिर। देखिए, यहाँ इसे हम रेजिस्टेंस 1 कहते हैं, इसे रेजिस्टेंस 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं, इसे 4 कहते हैं, इसे 5 कहते हैं। सो R1 बाय R2 जो होगा, दैट्स R बाय R विच इज 1। R3 बाय R4 जो होगा, दैट्स R बाय R विच इज 1। सो R1 बाय R2 इज R3 बाय R4। ब्रिज बैलेंस्ड है। जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो इस रेजिस्टर से कोई करंट पास नहीं होगा। ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, कोई करंट पास नहीं होने वाला इससे। हटा दीजिए इसको। जब आप इसे हटा दोगे तो सर्किट ऐसा दिखेगा। ये सिस्टम हो गया। आर और आर 1 और 2 सीरीज में, 3 और 4 सीरीज में, कॉम्बिनेशन पैरेलल। सो R12 हो गया 2R, R34 हो गया 2R, R इक्वलेंट हो गया 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2R इंटू 2R, 2R प्लस 2R। भाई बताओ, क्लियर है ये।
अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। मैं रब कर रहा हूँ इसे। हाँ जैद, कट तो है लेकिन सीख लो, क्योंकि एंट्रेंसेस में तुम्हारे जरूरत पड़ जाएगी। जब सीख ही रहे हो, वक्त है, थोड़ा सा सीख लो। आसान सी चीज है। एक बार छूट गई ना तो आगे जब भी ये आएगा इससे डरते रहोगे। तो जो पोर्शन कट भी हो गया है उसे मैं बिल्कुल स्किप नहीं करूंगा। सेकंड बुक के कुछ पोर्शन स्किप कर देंगे, फर्स्ट बुक के हल्का फुल्का कर लेंगे, ताकि आगे कभी आए वो तो आप डरो नहीं उससे। सो यहाँ पर कुछ कलर कोड आपको याद रखने। कलर कोड में लिख रहा हूँ। ब्लैक का 0 और नंबर ऑफ 0 10 रेज पावर 0। ब्राउन का 1 10 रेज पावर। रेड का 2 10 रेज पावर। ऑरेंज इज 3 10 रेज पावर 3। येलो इज 4 10 रेज पावर 4। ग्रीन इज 5 10 रेज पावर 5। Blue is 6 10 raised power 6। Violet is 7। इसको लिख लो, इसे यूज करेंगे, बस ये कोड यूज होता है। Gray is 8 10 raised power 8। White is 9 10 raised power 9। इसके बाद लिखना टॉलरेंस। गोल्ड प्लस माइनस 5%। सिल्वर प्लस माइनस 10%। नो कलर प्लस माइनस 20%। ग्रे, ग्रे जैद ग्रे है, फिर व्हाइट है। चलो भाई, ये कंप्लीट हुआ।
इसे आज यहीं छोड़ दें, कल कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली ट्यूसडे तक ये करंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद वीक में जो 4 क्लासेस हैं, एक क्लास कंपलसरी टेस्ट होगा, इसमें आपका रिवीजन होता रहेगा सारा। सिलेबस बहुत ही कम हो गया है तो टाइम दिया जा सकता है रिवीजन। चलो आज ही छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।